दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के दिन वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसकी एनुअल मीटिंग थी। अब ये हर साल मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग है, ये आपको पता ही है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी जानकारी हमको मिलती है, किस तरह के बिज़नेस यहाँ पे ये कर रहे हैं या फिर किस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना कैश इनके पास में है, क्या इनको मार्केट के बारे में लगता है, वो सब कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। तो यहाँ से क्या अपडेट मिली है उसको चेकआउट करते हैं। प्लस दोस्तों हम बात करते हैं कि कल के मार्केट के लिए क्या क्या ट्रिगर्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो देखने चाहिए। साथ में कल के दिन कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी बड़ी एक्शन में दिखने वाले हैं, सब कुछ हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वॉरेन बफेट ने स्टेप डाउन कर लिया है, यानी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, हम ये बोल सकते हैं। यानी जिस पोजीशन पे थे वॉरेन बफेट सीईओ की पोस्ट पर, वहां से वॉरेन बफेट ने स्टेप डाउन कर लिया है और अब न्यू सीईओ हो गए ग्रेग एबिल। ठीक है, तो ये नए सीईओ है। अब वॉरेन बफेट की एज आपको पता ही है, 94 ईयर्स की एज है, और इतनी एज में भी इस पोजीशन पर होना, एक्टिवली इन्वेस्टिंग करना बहुत ही बड़ी बात है। तो साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपने बिजनेस की वैल्यू कितनी कर ली है, मोर देन 1.16 ट्रिलियन डॉलर। तो काफ़ी बड़ी बात है, और 6 डेकेड्स में ये सब बिजनेस इन्होंने ग्रो किए हैं। तो 60 साल बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए, ये जो इनका डिसीजन था, ये आउट हुआ एकदम से। एबल को भी नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, मुझको सीईओ का पद मिलने वाला है, अब मैं इस कंपनी को संभालूंगा। एकदम से न्यूज़ आती है और ये अनअवेयर थे इसको लेकर। न्यूज़ मतलब जो भी वहाँ पे चल रही थी, इनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उसके अंदर इनको पता चला था। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। बर्कशायर हैथवे को अब ये एबल संभालेंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों अपने लिए, इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। इसमें आपको पता चलेगा कि वॉरेन बफेट का जो कैश है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। अभी कितना हो चुका है, 347 बिलियन डॉलर। अब 1 बिलियन कितना होता है आपको पता है, ये मिलियन और बिलियन में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। ये तो 347 बिलियन डॉलर है। तो इतना कैश इनके पास में। अब कैश रखने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर या तो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है अभी, या फिर इनको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी इन्वेस्टेबल नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है। तो अभी अपने को कैश रखना चाहिए, और जब भी मार्केट गिरेगा या जो भी अपॉर्चुनिटीज हाथ में लगेगी तो इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब इतना कैश रखने के पीछे का जो रीज़न है वो ये बताया जा रहा है कि टैरिफ अनसर्टेनिटीज़। क्योंकि वॉरेन बफेट को भी टैरिफ का जो सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि यूएस को दिक्कत हो सकती है इसको लेकर। ट्रंप तो बोल रहे हैं कि हाँ, हम यूएस को वापस से ग्रेट बना देंगे, लेकिन वॉरेन बफेट को ऐसा नहीं लग रहा है। वॉरेन बफेट को लग रहा है कि टैरिफ चीज़ों को ख़राब करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे टैरिफ को लेकर दिक्कतें हैं, और वॉरेन बफेट का जो कैश है वो बढ़ चुका है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है कि हमको भी क्या अपने कैश को इंक्रीज कर लेना चाहिए, हमको भी क्या कैश को होल्ड करना चाहिए, हमको मार्केट में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्या। अब कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड के ऊपर स्टडी दी थी, साथ में 2 कंपनीज के ऊपर हमने बातचीत की थी डिटेल में, जिन 2 कंपनीज को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ऐड किया था। यानी ऑलरेडी होल्डिंग है दोनों कंपनीज की, बट होल्डिंग को इंक्रीज किया था। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा कि एक्विटीज में 68% का इन्वेस्टमेंट है। यानी आप 100 रुपीज़ का निवेश करते हैं इस फंड के अंदर, तो आपका 68 रुपीज़ एक्विटीज़ में लगेगा, और आपके 18 रुपीज़ डेट फंड में जाएंगे, और आपके 13 रुपये कैश में हो गए। तो इनके पास भी कैश है। मतलब मिड कैप जो इतना रिस्की होता है फंड, उसमें भी ये बहुत ही समझ के इन्वेस्ट करने की कोशिश करे, उसमें भी कैश को होल्ड करे, तो काफ़ी बड़ी बात है। अब ये काम फ्लैक्सी कैप वाले फंड करते हैं तो ठीक है, समझा जाता। और यहाँ पे 13% के साथ में कैश है, 20% के साथ में डेट है, 68% ओनली। मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे काफ़ी लोगों को लगेगा कि मेरा पूरा पैसा इक्विटी में लग रहा है, बट ऐसा नहीं, 68% पैसा आपका इक्विटी में लग रहा है। तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो बात होगी। अब देखिए, डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। जैसे मेरी बात करूँ तो मैं वैसे पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट के अंदर, लेकिन कुछ कैश हम रखते हैं जब भी अपने को दिखता है कि मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। हमने देखा 12% के साथ में ऊपर था, विदाउट एनी पॉजिटिव ट्रिगर हम बोल सकते हैं, या जो नेगेटिव ट्रिगर था वो कम हुआ था, तो इस वजह से 12% के साथ में ऊपर चला गया। तो मैंने आपको कहा था थोड़ा सा वेट एंड वॉच करा हूँ, उसके बाद में मार्केट वहाँ से चला नहीं, थोड़ा सा गिरा भी था, और एक रेंज के अंदर बाउंड हो चुका है। तो ऐसे में डेफिनेटली कैश को होल्ड करना चाहिए, ताकि हमको लगे एक और डिप आएगा तो उसमें हम उसको यूज़ कर पाए। बट इतना कैश रख लिया और उसके बाद में फिर अपन वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो तो मतलब ठीक, देखो आप यहाँ पे खुद देखिए, वॉरेन बफेट के ऊपर हमने स्टडी की थी, और उसके अंदर हमने ये पाया, देखो वो वॉरेन बफेट है, उनके पास में बड़ा पैसा है, तो वो ये सब कर सकते हैं।
अपन रिटेल इन्वेस्टर हैं, अपन को ग्रोथ चाहिए तो अपन एसआईपी करते हैं या पर मंथ सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिंग करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी गलत जाते हैं। 2008-9 में कितनी बड़ी मंदी थी, काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। उसके अंदर देखिए मिस्टेक की थी वॉरेन बफेट ने कुछ डील्स की थी। गोल्डमैन के स्टॉक बाय किए थे, बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक बाय किए थे। उसके बाद में देखिए इन्होंने एडमिट किया था कि वो और भी ज़्यादा बाय कर सकते थे इसको। कैश उस समय भी इनके पास में काफ़ी ज़्यादा था। सो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे और भी ज़्यादा बाइंग कर लेनी चाहिए थी इन कंपनीज के अंदर। मैंने कुछ मिस्टेक्स की, डिप्लॉय कर दिया कैश उस समय, यानी कैश की होल्डिंग्स ज़्यादा रख ली उस समय, जबकि मुझको इक्विटीज़ में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए थी। ठीक है, तो वॉरेन बफेट भी गलती करते हैं और इनकी अब देखो एज इतनी हो चुकी है, इतनी अचीवमेंट इनकी है, तो ये भी नहीं चाहते कि एंड या फिर इस तरह से जो भी उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है तो कुछ भी चीज़ें ख़राब हो। ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी अचीव कर लिया है, तो वो डेफिनेटली इतनी अग्रेसिवली इक्विटीज़ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वॉरेन बफेट के पास में कैश है, इस वजह से अपने पास भी कैश होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कैश होना चाहिए बट लिमिटेड होना चाहिए ताकि जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको हम कैप्चर कर पाए, ऐसा मुझको लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना तो 2020-21 के अंदर जब कोविड में मार्केट क्रैश हुआ था तो बर्कशायर हैथवे ने यानी वॉरेन बफेट ने बेचे थे एयरलाइन कंपनी के स्टॉक्स को लॉसेस में। साथ में आप देख सकते हैं कि कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जब मार्केट डाउन था, ना ही इन्होंने किया, ना ही विजय केडिया ने किया। दुनिया को भी बोल दिया उन्होंने कि इन्वेस्ट मत करो, 6 महीने योगा करो, उसके बाद में मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद में इनको क्रिटिसाइज भी किया कि आपने 130 बिलियन का कैश रखा हुआ है, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब देखो 130 बिलियन का कैश अगर वहाँ पे डिप्लॉय होता तो आज कितने पैसे बनते हैं, बल्कि 347 बिलियन का कैश अभी हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगले हफ्ते कौन कौन से की ड्राइवर से जो प्ले हो सकते हैं मार्केट को ऊपर या नीचे करने के लिए। अब देखो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि पॉजिटिव IIP डेटा आउट हो चुका है, तो ठीक है, एक पॉइंट हम ये लेके चल सकते हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा है मार्केट के अंदर। पिछले हफ्ते की बात करें तो नेट बायर बने थे, ये FIs की बाइंग हुई थी, हम डेटा देख पा रहे हैं, तो FIs की बाइंग हो रही है, ये अच्छी बात है। साथ में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगले हफ्ते एक की पॉइंट होगा, एक इवेंट होगा जो वॉच में रहेगा। जैसे मैंने आपको डेट बताई थी, पिछले वीडियो में हमने स्टडी की है कि सेना को खुली छूट देने के कितने दिन बाद अटैक किया था पाकिस्तान पर, इंडिया ने स्ट्राइक की थी। तो एक हफ्ते की बात थी, उस हिसाब से डेटा के हिसाब से हम बात करें। जस्ट ऐसा कुछ पता नहीं किसी को कि कब क्या होगा, सिचुएशंस, प्रॉब्लम सब कुछ डिफरेंट होता है। तो अगला हफ्ता आप देखोगे ना तो नेक्स्ट वीक में इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहने वाला है कि इंडिया का क्या कदम होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट होगा यहाँ पे। साथ में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फेड की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन ड्यू है 7 मई को। तो इससे भी आपको पता चलेगा रेट कट हुआ नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन के साथ है या एक्सपेक्टेशन से कम है। साथ में डिस्कशन होगा फ्यूचर रेट कट पाथ के लिए, क्योंकि जो ट्रम्प टैरिफ अभी लगा रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पे काफ़ी दोनों पार्टीज में, फेड में, ट्रम्प में, दोनों में मतलब नहीं है, बंदरी नहीं है बात को। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कि दोनों पार्टीज की तरफ से एक पॉइंट के ऊपर सहमति बन पाती है या फिर नहीं। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि अगले हफ्ते काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए। अभी जितने भी हमने रिजल्ट देखे वीक में, अगले हफ्ते में मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें M&M है, कोल इंडिया है, एशियन पेंट्स के रिजल्ट आप देखोगे विद कॉमेंट्री, टाइटन, कोफोर्ज, पिडिलाइट, इन सभी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखो रिजल्ट जिन कंपनीज के आए हैं अभी 1-2 दिन में छुट्टी में, उनके स्टॉक में भी काफ़ी बड़े एक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स रडार पे होंगे इन्वेस्टर्स के। और कोटक महिंद्रा बैंक, इसका प्रॉफिट गिरा है 14% के साथ में, जो कि हमने देखा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। स्टॉक अभी रेसिस्टेंस के आसपास है, तो देखते हैं प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है या फिर नहीं। इसके बाद में SBI के नंबर्स हमने देखे जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड हमको लगे, और यहाँ पे थोड़ा सा बन रहा है, इसमें गैप है ऑल टाइम हाई के लिए। तो देखते हैं इन कमिंग डेज यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश करता है या फिर नहीं। इसके बाद में दोस्तों डीमार्ट के नंबर्स आए हैं, 550 करोड़ का प्रॉफिट है,
630 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, तो प्रॉफिट डाउन है एक्सपेक्टेशन से। सो लेट्स सी कि कितना स्टॉक गिरता है, ये इस बार ये 3000 के स्तर को भी तोड़ता है या फिर नहीं, या फिर कुछ ना कुछ हमको संभलता हुआ स्टॉक देखने को मिलता है। बाकी कुछ भी बड़े मूव्स हो गए तो कल हम डिस्कस करेंगे इन कंपनीज को लेकर डिटेल में। साथ में दोस्तों आरआर केबल के भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा था 64% के साथ में, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ चुका है 27% के साथ में। हमने मैच किया था, ये एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट हमको लगे थे। अब इसके हिसाब से आप देखोगे तो हो सकता है पॉलीकैब के कंपनी के जो स्टॉक है उसके अंदर भी एक्शन देखने को मिल जाए, साथ में KEI के स्टॉक के अंदर भी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल जाए। पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि आरआर केबल में पॉजिटिव एक्शन आता है या फिर नहीं, क्योंकि स्टॉक ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में है। रिजल्ट आने से पहले कुछ बड़ी बल्क डील हुई है, इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक बाय किए जा चुके हैं। यहाँ पे छोटा मोटा एक रिवर्सल देखने को मिला है। लेट्स सी कि कुछ बड़ा रिवर्सल देखने को कल मिल जाता है या फिर नहीं। तो ये जो कंपनीज है ना, ये रडार पे होगी इन्वेस्टर्स के। साथ में दोस्तों नेटवेब के भी रिजल्ट थे। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं था तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो विदाउट एक्सपेक्टेशन डेटा एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा था 45% के साथ में, और डिविडेंड यहाँ पे रिकमेंड किया है ₹2.5 पर शेयर का, तो 45% के साथ में ग्रोथ है। लेट्स सी कि इन्वेस्टर्स को नंबर्स कैसे लगते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी ऊपर से 54% के साथ में डाउन है। अगर इनके नंबर्स अच्छे लगते हैं मार्केट को तो यहाँ पे काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज होगी स्टॉक के मल्टीपल होने के लिए। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है, किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।